पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मुद्रास्फीति, महंगाई के कारण जो पढ़े थे क्या, मांग जनित। जब लोगों का वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, लोगों के पास अधिक पैसे आने लगते हैं, चाहे कारण जो भी हो, अधिक पैसे आने लगते हैं, जिससे क्या होती है, वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाता है। वस्तुओं का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं, मांग जनित। क्या कहते हैं, मांग जनित, अर्थात वस्तुओं का मांग बढ़ गया, पैसा चाहे टैक्स के कारण बढ़ जाए, सरकारी प्रोत्साहन के कारण बढ़ जाए, या अधिक आमदनी होने लगे, रोजगार बढ़ जाए, कोई भी कारण, काला धन बढ़ जाए, किसी भी कारण से जब लोगों के पास अधिक रुपया हो जाता है तो वह अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं और जिससे महंगाई धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लागत जनित। लागत करने का मतलब है कौन करेगा, किसको लागत होगा। तो हम बताए थे शुरू में कि पूरा अर्थशास्त्र दो ही शब्दों पर टिका हुआ है। किस पर, उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक, यही नहीं था। तो उपभोक्ता उसे कहते हैं जो कस्टमर होते हैं, नहीं होते हैं, और उत्पादक उसे कहते हैं जो कंपनियां चलाते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। यही दो वस्तु बातें किए थे दो शब्द पे। तो उपभोक्ता का मतलब यही हो गया, मांग जनित। मांग कौन करेगा, कस्टमर ही करेगा, जो खरीदने जा रहा है उसी को ना उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता मांग कर रहा है जिस कारण से बढ़े। अब दूसरा पढ़ा रहे हैं उत्पादक, यही है लागत जनित। कंपनियों को वस्तु को बनाने में लागत बढ़ जाए तो क्या करेगा, कीमत तो बढ़ाएगा ना, नहीं बढ़ाएगा। देखिए सबसे पहला है कि उत्पादक साधनों के मूल्य में वृद्धि। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तेल बना रही है, खड़ा हो जाता, सुमन कुमारी खड़ा हो, बिस्किट बना रही है और गेहूं का कीमत बढ़ गया। क्या हो गया, गेहूं का कीमत बढ़ गया। अब बिस्किट बनाने की कंपनी क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से बिस्किट का दाम बढ़ाएगा, तब ना उसको आमदनी होगा। क्योंकि क्या कहे थे, कंपनियां अधिक से अधिक क्या कमाना चाहती है, लाभ कमाना चाहती है, और उपभोक्ता अधिक से अधिक क्या कमाना चाहता है, क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। उपभोक्ता अधिक से अधिक क्या कमाना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा क्या होती है, अधिक से अधिक संतुष्टि का होना। किसका होना, संतुष्टि का होना। हम अपना काम तो सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं करना, दूसरा जाने। तो क्या कह रहे थे, उत्पादक साधनों के मूल्यों में वृद्धि। आप बिस्किट की कंपनी खोले हुए हैं, अब गेहूं खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, यही सब से ना बिस्किट बनता है, सामान ली। अब उतना मान लीजिए हमको नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं तो दूध, चीनी, बिस्किट, ये सब से दूध, चीनी वगैरह गेहूं के आटा से क्या बनता है, बिस्किट। अब दूध का दाम बढ़ जाए, चीनी का दाम बढ़ जाए, गेहूं का दाम बढ़ जाए। अब गेहूं का दाम कभी कभी स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ जाएगा, जैसे कि आप मान लीजिए अचानक रात में जैसे तूफान आया, अब यही 2 दिन तूफान रहेगा तो आम तो सब झड़ जाएगा, नहीं गिर जाएगा, लीची भी बर्बाद हो जाएगा। तो स्वाभाविक है आम का दाम किसान जो है बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसको तो नुकसान हो गया, नहीं नुकसान हो गया। तो उसी प्रकार से बाढ़ आ जाए, खेत डूब जाए, सूखा पड़ जाए, गेहूं सूख जाए तो गेहूं का दाम बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, वो किसान है। तो उसी को कहते हैं क्या चीज़, उत्पादक साधनों के मूल्यों में वृद्धि। एक एग्जाम्पल बताए, इसी प्रकार से हजारों चीज़ें हैं, हजारों प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो उसके संसाधन जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, क्योंकि 3 क्षेत्र पढ़ाए हुए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक टर्सरी सेक्टर बताए हुए थे ना। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, और जितने भी रॉ मटेरियल हैं, कच्चा पदार्थ है, सब प्राथमिक क्षेत्र से आता है, नहीं आता है। अगर वहाँ पर ही प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ ऐसे कारण हो जाएं जिससे उसको दाम बढ़ाना पड़े, या धीरे धीरे नेचुरली भी बढ़ता है, तो उसी को कहते हैं उत्पादन के जो साधन हैं उसके दामों में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। अब जैसे कि दही अभी कैसे हो गया, 120 रुपये किलो हो गया लगभग, मोटा मोटी। अब पहले 100 रुपये था। तो दूध का कीमत भी पहले 40 रुपया था, अब हो गया कितना, 50 रुपया हो गया, नहीं हो गया। तो जैसे ही दूध का कीमत 40 से क्या हुआ, 50 हुआ, दही का कीमत 100 से 120 हो गया। स्वाभाविक रूप से मिठाई का भी दाम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, पेड़ा का भी दाम बढ़ जाएगा। राबड़ी जो 12 रुपया 14 रुपया में आता था, 20 रुपया हो गया, नहीं हो गया।
लस्सी जो है 10 का 10 में मिलता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, वेट को कर दिया गया कम। अब 12 कहने में नहीं अच्छा लग रहा है तो उसमें जो 100 ग्राम था तो उसको 75 ग्राम कर देगा, नहीं कर देता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कटौती होगा तभी कंपनी चल सकती है, क्योंकि उसे लाभ भी कमाना है, मजदूरों को भी देना है। यही है उत्पादक साधनों में मूल्यों में वृद्धि, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो जर्मी। अब दूसरा है वस्तुओं की जमाखोरी। वस्तुओं की जमाखोरी, देखिए अब कुछ जो लोग होते हैं ना, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बड़े बड़े गोदाम बना लेते हैं। अब भारत में जितना टमाटर चाहिए, जितना प्याज चाहिए, जितना गेहूं चाहिए, उतना अगर आपूर्ति हो रहा है तो मूल्य समान रहेगा। लेकिन हमारे पास करोड़ों रुपया है, सब गेहूं खरीद के गोदाम में भर दिए। अब मार्केट से गेहूं क्या हो गया, ख़त्म हो गया, हम आप बेच ही नहीं रहे हैं, हम आप उसको बेच नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट का गेहूं ख़त्म हो गया, लोग तो खाएगा ही। जब लोग खाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सामान मिलना कम होगा, और जैसा ही सामान मिलना कम होगा तो दाम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं जमाखोरी। जैसे देखो अभी एक आलू का रेट 4 रुपया था और सब आदमी कोल्ड स्टोर में भर दिया, आलू का रेट 10 रुपया हो गया, नहीं हो गया? अगर यह आलू मार्केट में ही रहता, कम लोग अगर आलू को स्टोर में रखते तो दाम क्या होता, सामान्य रहता। लेकिन अधिक से अधिक लोग क्या किए, उस आलू को स्टोर में रख दिए। ये तो गांव में देखता है ना तुम लोग भी, 4 रुपया 5 रुपया आलू था ना, अभी 10 रुपया हो गया ना, नहीं हो गया? तो ये तो हम लोग देख रहे हैं। तो यही चीज़ को तो समझना है, इसमें कुछ नया है। तो आलू को क्या किया गया, स्टोर में रख दिया गया, आलू का रेट क्या हो गया, 10 रुपया हो गया, नहीं हो गया? आलू का रेट 10 रुपया। यही है जमाखोरी। कभी कभी लोग दाल को स्टॉक कर लेता है, कभी कभी प्याज को स्टॉक कर लेता है, और देख रहा है प्याज भी 20 रुपये लगभग मिल रहा है, एवरेज रेट है। लेकिन स्टॉक अधिक कर लेगा तो क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं जमाखोरी। ये दैनिक जीवन में हो रहा है। दोनों खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, हम आए, हाँ दोनों खड़ा हो, दोनों खड़ा हो जाओ। अगला है करों में वृद्धि। कर का मतलब हो गया टैक्स। क्या हो गया, टैक्स। जैसे कि पहले हमारे देश में खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन मोदी जी आए, इनको तो पते नहीं अर्थशास्त्र, अगर हम लोग बोलेंगे ज़्यादा तो उठा के जेले में डाल देगा। तो इसलिए कहा जाता है पहले पावर बढ़ाओ फिर विरोध करो। तो इसलिए हम लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि पावर नहीं है। लेकिन समझिए आज तक के इतिहास में 70 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाने पीने के पदार्थ में भी टैक्स लगा हो। ये पहली बार है कि खाने पीने के पदार्थ में भी 5% टैक्स लगा। जो मैगी 5 रुपया में मिलता था 7 रुपया हो गया ना, एक छोटा सा, नहीं हो गया? 5 का क्या हो गया, 7 रुपया हो गया। दूध की कीमत, इसी प्रकार से सब चीज़ जो खाने पीने वाला पैकेज्ड आइटम जितने हैं सब पर भी टैक्स लगा दिए। तो क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो करों में जैसे ही टैक्स में वृद्धि होगा, पहले अधिक से अधिक टैक्स लगता था 15%, अब अधिक से अधिक टैक्स लगता है 28%। तो टैक्स हम लोग ना सोचते हैं कम। मान लो कि तुम 1 लाख रुपया का सामान खरीदा, मोदी सरकार आने से पहले खरीदता तो 1,15,000 देना पड़ता, अब मोदी सरकार आ गया तब 1,28,000 देना पड़ रहा है। 13,000 का तो अंतर है ना 1 लाख पर। अब जब करोड़ में जाएगा तो कितने का अंतर होगा? पूरी दुनिया की बात करेंगे नहीं, पूरे भारत की ही अगर बात करते हैं तो यही स्लैब के कारण बहुत महंगाई बढ़ गई, नहीं बढ़ गया? तो ये सब जो है टैक्स के कारण, सरकार की जो नीतियां गलत हो जाती है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, जिस कारण से क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। अगला है मुद्रा का मूल्यह्रास। मूल्यह्रास तो पिछले क्लास में बताए थे कि मूल्यह्रास क्या होता है कि डॉलर के मुकाबले या दूसरे विदेशी के मुकाबले भारत का रुपया का वैल्यू क्या हो जाना, बताए थे ना कि $1 बराबर मान लीजिए 50 रुपया है। अब $1 का वैल्यू क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। $1 का वैल्यू क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। तो मुद्रा का मूल्यह्रास इसी को कहते हैं। जो सामान हम विदेश बेचते थे 1 लाख रुपया में, विदेशी किसी विदेशी को, तो उसके बदले में हमको कितना देता था, $2000 देता था। अब मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। अब 1 लाख का सामान उसको बेचेंगे तो हमको कितना देगा,
$1000 देगा, नहीं देगा? अब $1000 देगा तो हमारे पास पैसा तो कम आ रहा है, कम आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके दामे को ना बढ़ाएंगे तब ना हमारा बचत होगा, क्योंकि $1000 का अंतर हो रहा है, नहीं अंतर हो रहा है? अब थोड़ा बहुत भी अंतर होता है तो बहुत मायने रखता है। तो मतलब हमको देखा जाए तो 1 लाख का सामान को हमको अब 85,000 आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्योंकि आधा हो जा रहा है, क्योंकि इसी का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। तो ये मूल्य ह्रास जब होगा तब भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनियां विदेश निर्यात भी करती है तो आयात भी करती है, दोनों काम न होता है, आयात निर्यात दोनों का काम होता है। तो जब, या दूसरा कह सकते हैं कि यहाँ से सामान नहीं बेचे, वहाँ से सामान खरीद के लाते हैं, अब डॉलर का वैल्यू जो है बढ़ गया। अब पहले हम जो सामान 1 लाख में खरीदते थे, 1000 देते थे 50 रुपया के हिसाब से, अब हमको कितना देना पड़ेगा, $2000 देना पड़ेगा। तो डबल खर्चा हो रहा है, और डबल खर्चा हो रहा है तो हम सामान्य में बढ़ाएंगे। तो इसी को कहते हैं मूल्य ह्रास के कारण मुद्रा का स्फीति होना। अगला है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। कच्चा तेल समझवे करते हैं, क्रूड ऑयल जो हम लोग गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं। भारत में तेल नहीं के बराबर निकाला जाता है, बहुत ही कम। हम लोग विदेश से तेल मंगाते हैं। अगर कच्चा तेल की कीमत अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? डीजल का दाम जैसे ही बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। सामान आ रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो किस में आ रहा है, ट्रक में, ट्रेन में, इसी सब में आ रहा है। और वो सब कैसे चल रहा है, डीजल पेट्रोल पे चल रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही कच्चा तेल का कीमत बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा आया तो सामाने पर न कीमत रखेंगे। नहीं, जैसे समस्तीपुर से हम नरहन कोई सामान ले जाते हैं, मान लीजिए भाड़ा हमको लगता है 100 रुपया, 10 को सामान लेके गए 100 रुपया का, 1000 रुपया में 100 भाड़ा लगा, तो हमको एक सामान का कीमत कितना पड़ा। सपोज करिए कि एक सामान का कीमत 100 है, 10 गो पीस ले गए तो हमारा खर्चा कितना हुआ, 1000। अब उसमें भाड़ा जोड़ दिए कितना, 100, कितना हो गया, मतलब एक वस्तु की कीमत कितना हो गया, 110, नहीं हो गया। हम 110 में बेचें, से ऊपर में बेचेंगे, फ़ायदा हो गया। अब ये भाड़ा बढ़ के हो गया मान लीजिए 400, कितना हो गया, तो हमारा खर्चा कितना हो गया, 1400 रुपया। लागत कितना हो गया, अब 150 में बेचेंगे। पहले 110 में ले जाते थे, 120 में भी बेच सकते थे, अब 140 में ले जाने तो 150 में बेचेंगे, तब ना 10 रुपया फ़ायदा हो गया। तो यातायात के संसाधनों में क्या हो गए, बढ़ावा हो गया, नहीं हो गया। वह कैसे बढ़ा, तो उसको पेट्रोल डीजल जो है महंगा मिल रहा है, तो वह भाड़ा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। यहाँ से आप महसारी से समस्तीपुर पहले जाते थे तो 15 रुपया में अब 50 रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया, नहीं बढ़ गया, बढ़ा नहीं कीमत, जो भी बढ़ा हो। 15 रुपया में अब ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो आप जब कोई सामान खरीदते हैं, किसी को सब्जी समस्तीपुर से लाते हैं, तो उसको लाने में भी तो भाड़ा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो वह किस पे जोड़ेंगे, उसी सब्जी पर जोड़ेंगे जो आप बेच रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रही है, कच्चे तेल की कम कीमतों में वृद्धि के कारण क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। उसके बाद है दोषपूर्ण आपूर्ति या संरचनात्मक मुद्रास्फीति। दोषपूर्ण आपूर्ति का मतलब हो गया कि भारत में अच्छी मंडियां नहीं हैं, अच्छे आढ़त नहीं हैं, अच्छे कोल्ड स्टोर नहीं हैं, किसान से लेकर उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। देखिएगा कि बहुत सारे चीज़ जो किसान का खेत में ही खराब हो जाता है। जैसे अपने यहाँ महसारी में अगर, नरहन में अगर, रोसड़ा में अगर अचार बनाने की फैक्ट्री होती, तभी जितने आम कल रात गिरा है तुरंत फैक्ट्री पहुंच जाता, वहाँ अचार बन जाता, अच्छी कीमतें मिल जाती, है ही नहीं। अब अचार, आम जो गिरा होगा रात में फूट उठ गया होगा, आज अगर वह कंपनी चल जाता, कट जाता, तो अचार बन जाता। अब 5 दिन बाद जाएगा तो आधा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो कीमतों तो आधा ही मिलेगा। दूर भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अगर रोसड़ा, महसारी, समस्तीपुर, नरहन में अगर फैक्ट्री रहती तो मोटरसाइकिलों पे लाद के क्या करते, पहुंचा देते हैं, आम की कीमत मिल जाती, नहीं मिल जाती। जिससे क्या होता है, बागवानी वाले को आम अगर गिर भी गया, उसको कीमत मिल गया, तो पके हुए आम के मूल्य में वृद्धि होता। अब तो वो आम गिर के सड़ गया, तो जो बचेगा उसी पर न सब दाम जोड़ेगा, तब न उसको फायदा होगा। इस प्रकार से मूल्य बढ़ते हैं, इसी को कहते हैं दोषपूर्ण आपूर्ति। सरकार की जो नीतियां जो है वह सही नहीं है। या मंडी पहुंच गया, टमाटर लादे हुए, और टमाटर का उम्र होता है पकने के बाद क्या दिन, 2 से 3 दिन। अब मंडी पहुंचने में उसको लग गया 5 दिन,
क्या हो जाएगा? ट्रके पे गल जाएगा, निकल जाएगा। अब ट्रक पर 2 ट्रक गल गया तो जो ट्रक पहुंचा हुआ है उसका दाम क्या हो जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सामान और आता वो तो आया नहीं, खरीदार लोग तो खरीद ही रहे हैं। जो सड़ गया उसके वैल्यू के बराबर तो बढ़ेगा दाम, नहीं बढ़ेगा। तो दोषपूर्ण आपूर्ति या संरचनात्मक मुद्रास्फीति इसी पर कई कारण होते हैं। सरकार की नीतियों के कारण होते हैं, संसाधनों की कमियों के कारण होते हैं। इस प्रकार से क्या होती है? मुद्रा की स्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है। अब इतने पॉइंट में किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है मन में तो बोलो। उत्पादक साधनों के मूल्यों में वृद्धि समझ में आ गया, रॉ मटेरियल बढ़ गया, वस्तुओं की जमाखोरी कालाबाजारी समझ में आ गया, करों में वृद्धि समझा दिए, मुद्रा का मूल्य ह्रास समझा दिए, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि बता दिए, दोषपूर्ण आपूर्ति बता दिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को नहीं?